हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अल्ट्रा एज पॉडकास्ट. आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ क्रिकेटर हु हैज़ enjoyed a long करियर. और उन्होंने अपने करियर में बहुत से अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस किए हैं. ड्यूरिंग हिज करियर बहुत सी चीज़ें बदली हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, दुनिया में क्रिकेट के बारे में. लेकिन जो एक चीज़ कांस्टेंट रही है थ्रू आउट हिज करियर, वो रही है इनकी डिज़ायर for reinvention, and I really respect that, and that is why I want to speak to none other than Mohammad Hafiz today. Assalamu alaikum Hafiz bhai. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ. Thank you so much for बहुत joining लंबा us. नहीं था, लेकिन इतना था कि उसको मैंने बहुत इंजॉय किया. लॉन्ग एंड लॉन्ग. असल में वही बात है कि माशाल्लाह इतना रिच करियर आपका कि बंदा बैठे ना अगर कोई कुछ उसका ABC निकालने तो वो फिर इट टेक्स यू अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू. कि मैंने कहा फोकस जो है वो इंट्रोडक्शन पे, बिकॉज यू डोंट नीड एन इंट्रोडक्शन. सो काइंड, थैंक यू. तो हफीज़ भाई, वी रियली वांट टू नो, बिकॉज हमने आपको बहुत सालों से हम देख रहे हैं. वी हैव बीन सीइंग यू ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड. नाउ वी आर हियरिंग यू बिहाइंड द माइक एज वेल, एंड यू नो यू हैव बीन थ्रू योर शेयर्स ऑफ हाइज एंड लोज. बट if I take you back a little bit, back in time थोड़ा सा, when you started playing cricket, of course under 19 level पे, under 19 level से national team के अंदर आना, ये वो सफ़र है जो हर क्रिकेटर तय नहीं कर सकता. ये एक chosen few होते हैं जो आते हैं national side के अंदर. How did you make that journey? You know, आपके अंदर ऐसा क्या था उस वक्त that made you special to be in the national team? रोहा, ऑब्वियसली वो चीज़ें ज़िंदगी का एक लर्निंग कर्व है, एक लर्निंग प्रोसेस है जिससे आप गुजरते हैं. मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ कि मैं कभी भी क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था. स्पेशली हार्ड बॉल तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी. मैं टेप बॉल क्रिकेट खेलता था गली मोहल्ले में, जो हम सब ने कहीं ना कहीं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने क्रिकेट नहीं खेली भी. मैं भी उन्हीं में से एक हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो क्रिकेट आपने खेली भी है. तो वो मैं खेलता था. मैंने 19 साल की उम्र तक तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं कभी हार्ड बॉल क्रिकेट भी खेलूँगा. अच्छा. तो मेरी जर्नी स्टार्टेड विद द चैलेंज, टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट वाज, मैं अंडर 19 के ट्रायल्स हो रहे थे और मेरा वो आखिरी साल था. आई वाज अबाउट टू 19 नेक्स्ट 3 months टाइम. तो वो ट्रायल हुए तो मैं वहाँ पे ऐसे ही जस्ट फॉर अ फन आई वेंट अप देयर कि मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ क्या होता क्या है, ये ज़िंदगी क्या है, ये दुनिया क्या है, देख के तो आऊँ. मैं गया, मैं सिलेक्ट हो गया. अब जब मैं सिलेक्ट हुआ तो सरगोदा के, क्योंकि मैं सरगोदा में उस वक्त पढ़ रहा था, तो मैं वहाँ पे जब मैंने ट्रायल दिए तो लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया. Why was that? Because I never belonged to their community, I never belonged to any club cricket. मैंने कोई क्लब क्रिकेट कोई रूटीन में नहीं खेली हुई थी. और उनके दिमाग में ये था बिकॉज ये तो टेप बॉल खेलता है, आउटसाइडर है, ये तो हमारी कम्युनिटी का बंदे नहीं है, हमारे साथ कभी इसने, एक होता है ना फ्रेटर्निटी के लोग एक दूसरे को बैकअप करते हैं, तो वो मुझे नहीं हुआ. मुझे वो वेलकमिंग किस्म का रिस्पांस नहीं मिला. तो आई वाज लाइक यार ऐसे क्यों, इन लोगों ने ऐसे क्यों सोचा कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता. ठीक है मैं टेप बॉल खेलता हूँ, लेकिन अगर मैं आया हूँ, मैंने ट्रायल दिया है, और उस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट बल्ला किसी का बैट, वो गोल्फ वाले स्पाइक्स पहन के गया था. आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि मेरे पास आई वाज टोटली अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए. राइट. मैं गया, टोटल टैलेंट के ऊपर मैंने ट्रायल दिए. उन दोस्तों ने जिन्होंने मुझे उस वक्त सेलेक्ट किया, मैं उनको भी सलाम करता हूँ, हमेशा याद रखता हूँ कि मेरे जैसे एक ऐसे बंदे को जिसने कोई क्रिकेट नहीं खेली हुई, दे फाउंड समथिंग, और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया. जब मैं सिलेक्ट हुआ तो मुझे वो वेलकमिंग किस्म का एटीट्यूड नहीं मिला फ्रॉम द प्लेयर्स, फ्रॉम द मैनेजमेंट. तो दैट चैलेंज केम इन टू मी कि यार मैं इनको करके दिखाऊंगा. वाओ. फिर मैंने एक चैलेंज के तौर पे क्रिकेट स्टार्ट की. फिर आई यूज्ड टू वर्क लाइक रियली हार्ड इन द ग्राउंड, और लोग मेरे पे हंसते थे कि यार ये पागल है, इसने क्या पाकिस्तान खेलना है. वाओ. तो ऑल दीज थिंग्स इन माय माइंड, आई एम श्योर वो एक आपको ड्राइविंग फोर्स मिल गई होगी. ड्राइविंग फोर्स मिली, एक चैलेंज था दिलो दिमाग में कि यार मैं इनको करके दिखाऊंगा. अच्छा, डिड यू ऑलवेज वांट टू बी एन ऑलराउंडर, या उस टाइम पे आपका सिर्फ आपकी बैटिंग पे फोकस था? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं था पता. मुझे बस ये था कि मैं इनको परफॉर्म करके दिखाऊंगा. हुआ ये कि मैं बैटिंग के अंदर बगैर हेलमेट के खेलना शुरू किया. बॉल आता था एनी शॉर्ट पिच बॉल, बिकॉज माइंडसेट ऑफ अ टेप बॉल, एनी शॉर्ट बॉल गोइंग फॉर अ 6. तो वो दिमाग क्योंकि टेप बॉल की तरह रेडी था. तो जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की तो मेरे पास जैसे स्पिनर लगता था मैं आउट हो जाता था. अच्छा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, देन एट द एंड ऑफ माई कैरियर पीपल
used to say कि हफीज़ is the best player of Pakistan who plays spinner well. It's a big long Who would journey have जो मैंने thought? पूरी की कि वही वहाँ ना? से जहाँ से स्पिनर लगता था, ऑफ स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, विकेट गई, यानी आई एम डन। तो वहाँ से मैंने अपनी क्रिकेट शुरू की, सीखना शुरू किया। बिल्कुल। टॉक अबाउट द नेशनल कॉल अप व्हेन यू गॉट दैट, वो किस तरह का उस वक्त क्या तासुरात थे, फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया कि यू नो यू आर नाउ वो तो पार्ट लेकिन ऑफ द उसमें तो टीम? 4 साल लगे ना, उसके अंदर एक बहुत लंबी स्टोरी है, उसको छोटा ये करता हूँ कि जब मैं अंडर 19 लेवल पे गया, मैंने वहाँ पे पाकिस्तान टॉप किया। या जावेद भाई और बासित अली साहब का जो एक रिकॉर्ड था, मैंने वो तोड़ा। फिर उसके बाद उसी दौरानिए में आई वांटेड टू बी नॉट एज ए फील्डर, आई वांटेड टू इन्वॉल्व माई सेल्फ समवेयर। तो मैंने ऑफ स्पिन शुरू की, वो समहाउ मेरी अंडर 19 में वो काम किया। मैंने को 29 या 30 आउट भी किए साथ में। एक मैं ओपनर था, साथ में मैंने 29-30 आउट किए। तो एज एन ऑलराउंडर उस वक्त मैंने फील किया कि मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन मेरे ज़हन में ये बिल्कुल नहीं था कि मैं इतनी बेहतर तरीके से ऑफ स्पिन को भी अपने साथ कंटिन्यू करूँगा। यही बात मैंने अभीज़ भाई आपके इंट्रोडक्शन में भी इसलिए बोली कि यू नो आपने थ्रू आउट योर करियर आपने अपने आप को री इन्वेंट किया है, अपने आप को चैलेंज किया है। कभी भी आपने जैसे आप जा रहे होते हैं उसी तरह फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को आपने नहीं देखा। यू हैव अपडेटेड योर, इस तरह कहते हैं ना हमारा मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड आता रहता है एक कुछ अरसे बाद, हमें मोहम्मद हफीज़ का भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड हम देखते जा रहे हैं पिछले 18 साल से। वही आपने बात की कि यू सॉ अ गैप एंड यू सॉ एन अपॉर्चुनिटी एंड देन यू रीमॉडल योर सेल्फ फॉर इट। और ये इंपॉर्टेंट है एज ए प्रोफेशनल। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने शायद मुझे शुरू से ये वो जो क्रिकेट खेलने के टैलेंट के अलावा ये भी एक टैलेंट दिया था कि मैंने जो चीज़ें मुझे लगी कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मेरी ज़रूरत है, मैंने उसको कोशिश की। मैं रिजिड माइंडसेट के साथ कभी नहीं कि मुझे सब कुछ आता। हम में से बहुत से साथी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वो अकेले कुल हैं, लेकिन आप होते नहीं हैं। आपको हर एक फील्ड, हर एक चीज़ और हमेशा उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन अगर आप समझे तो मैंने अंडर 19 में जब वो सारी चीज़ें की, वहाँ से मैंने अपने आप को, जब मैंने पाकिस्तान टॉप किया, पहले साल के बाद मैंने सरगोदा से पहला एक फ़र्स्ट क्लास का मैच खेला। आई कुडंट डू वेल क्योंकि बिल्कुल एक कोरा सा लड़का था। हाईएस्ट लेवल पे खेलना, फर्स्ट क्लास लेवल पे बेहतरीन टीमों के साथ खेलना। मैं पहले मैच में 13 और 8 रन किए, 2 इनिंग्सों में मैं आउट हो गया, बाहर हुआ। अगले सीज़न में आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ अकॉर्डिंगली कि अगला जो सीज़न होगा मैं उसमें तैयार हो के आऊँगा और ये जो कमी मुझे नज़र आई है मैं इसको बेहतर करके दिखाऊँगा। फिर मैं सरगोदा से अगला सीज़न जब मैं खेला 2000 में, तो उसमें मैंने 550 तक तकरीबन स्कोर किए। कहाँ दूजी गेंद पे आउट होना ला, स्लिप तो मेरी सारी ज़िंदगी लगती थी ना, वो तो ख़त्म ही नहीं हुई। ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने बहुत सी चीज़ों में जो मैंने इम्प्रूव किया। मैंने स्पिन बॉलिंग को खेलना इम्प्रूव किया, मैंने फास्ट बॉलिंग की टेक्निक्स को मुझे समझ आई कि एज ए बैट्समैन खेलना कैसे है। अपनी बॉलिंग को फॉर अ फन मैंने शुरू किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसमें बहुत घंटे मैंने उसमें डाले जस्ट टू गेट बेटर एज ए ऑफ स्पिनर। तो इस तरह मेरा जो सफ़र है 3 साल, हर साल मेरा इम्प्रूव होता रहा। और मेरा एक साथी है मिसबाउल हक, जिसको मैं समझता हूँ कि उसके कैरियर ने मेरे साथ बहुत मुझे सपोर्ट इसलिए किया कि वो आया था मियांवाली से, एंड बाय बर्थ आई एम फ्रॉम लाहौर, बट आई प्लेड माई क्रिकेट इन सरगोदा। तो सरगोदा के लोग एक तो मुझे इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मैं सरगोदा में पैदा नहीं हुआ हुआ, दूसरा वहाँ की जो कम्युनिटी थी उनको ये लगता था कि मैं इनसे बिलोंग नहीं करता क्योंकि मैंने कोई क्लब क्रिकेट नहीं खेली। तो वो 2 चैलेंजेस। और मिसबा वहाँ से आया मियांवाली से, तो उनको ये था ये मियांवाली से आया। तो मैं और जो मिसबा थे आपस में मिल गए, बॉन्डिंग, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया। हम दोनों को एक डिप्राइव किस्म का एटीट्यूड मिलता था फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट टाइम। आउच, ओके। तो हम दोनों एक दूसरे को एक्स्ट्रा आवर्स प्रैक्टिस ट्रेनिंग करवाते थे। हम अलहदा से अपनी ट्रेनिंग करते थे, जल्दी आना, लेट जाना, एक्स्ट्रा एक दूसरे को नॉकिंग करवानी, चीज़ें इस तरह शुरू हुई हमारे। डिड यू एवर थिंक कि आप दोनों एक साथ इतने अरसे क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए इतने रिकॉर्ड्स बनाएंगे? मैं तो नहीं समझता, लेकिन मेरा ख्याल मिसबा वाज मैच्योर इनफ। ही लेफ्ट लॉट्स ऑफ हिज ऑप्शंस दैट टाइम, क्योंकि उसने एमबीए करने के बाद क्रिकेट के अंदर आया। और ऑब्वियसली बाय एज भी वो उस वक्त 26-27 के पास था। आई वाज ओनली 19 दैट टाइम। मैं तो इमेच्योर ज़रूर था, लेकिन चैलेंजिंग बहुत था मेरे अंदर जो माइंडसेट था ना। तो मिसबा मेरा ख्याल है कि उसका प्लान था कि उसने क्रिकेट ही खेलना है। मेरे नज़दीक सिर्फ एक चैलेंज था। आई नेवर थॉट दैट आई एम गोना रिप्रेजेंट पाकिस्तान। मैं सिर्फ उन सरगोदा के लोगों को करके दिखाना चाहता था कि आई एम गुड इनफ। ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, पता है। ये दिस इज़ लाइक, मुझे लगता है मुझे आज एक स्कूप मिल गया आपकी लाइफ का, जो शायद मुझे पहले नहीं पता था, कि ये ड्राइविंग फोर्स भी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशनल होती है, कि यही आपका फैक्टर था आपके स्टार्ट में वो मिला।
तो फिर साथी अच्छा मिल गया, लाइक मिसबा एक बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। नो डाउट। और उसके आज भी उसके साथ बात करूँगा ना तो सम टाइम आपको कहना पड़ता है कि मिसबा लेट्स टॉक समथिंग अदर देन Other than क्रिकेट। cricket. Trust me, तो ये that man is obsessed with the sport, and you know इतना कुछ सीखने को मिलता है आपको when लेकिन वो you're थकता sitting. नहीं है ना क्रिकेट के ऊपर बात करने से। तो मैं I think उनकी फैमिली बहुत थक गई होगी, स्पेशली उनकी वाइफ। अभी वहाँ से जब हम दोनों ने क्रिकेट का कैरियर शुरू किया और माशाल्लाह मिसबा ने उस साल बहुत परफॉर्म किया और अगले साल वो पाकिस्तान खेला। तो वो एक लाइक वहाँ से हमारे एक नवीद लतीफ़ एक क्रिकेटर सरगोदा से, वो खेल चुके हैं हमसे पहले। तो एक आध साल तक तो मुझे बिल्कुल नहीं था आइडिया कि मैंने क्रिकेट खेलनी है और हाईएस्ट लेवल पे खेलने की कोशिश करनी है। देन व्हेन आई परफॉर्म फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर उससे बेहतर हुआ। कुछ लोगों ने मेरे दिमाग में ये बात डाली कि हफीज़ यू कैन प्ले क्रिकेट, लेट्स वर्क वो मोर हार्डर। फिर मैंने लाहौर आके अपने क्लब को, अपोलो क्लब लाहौर में, मैंने अपने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पॉलिश किया। इंग्लैंड लीग खेलने गया, वहाँ जाके मेरे ऊपर अटैक हुआ शादी करने का। लोगों ने अटैक होता ना कि मुंडा ठीक है, मुंडा शरीफ है, पढ़ लो। किन लोगों ने अटैक किया? वहाँ पे जब मैं इंग्लैंड गया तो लीग खेलने गया, वहाँ पे कुछ फैमिलीज ने मुझ पे ये सोचा कि मैं शादी कर लूँ। यहाँ से एक प्रेशर डाला गया पाकिस्तान से कि यार व्हाई यू लीविंग दैट ऑप्शन, क्योंकि लोगों के लिए इंग्लैंड में जाना, इंग्लैंड में सेटल होना, शादी कर लेना, नेशनैलिटी ले लेना, रत्ता पासपोर्ट ले लेना, दैट इज़ एवरीथिंग फॉर द पीपल। तो आपने कंसीडर किया? वांटेड, मेरे था कि मैंने उस वक्त सोच लिया था कि मैंने पाकिस्तान खेलना है। तो मैंने कहा ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। शादी कैन वेट। नहीं, शादी करने का मसला लाइक वो मकसद शादी नहीं था। दैट वाज जस्ट टू एडजस्ट योरसेल्फ एंड गेट अ बेटर ऑप्शन। वो मुझे मिल रही थी, बट आई नेवर वांटेड टू गेट देयर जस्ट बिकॉज कि जी मुझे वहाँ पे कोई टेक अवे खोलना है। मैं क्या कर लेता, लाइक मैं आज सोचता हूँ क्या मेरा बेस्ट डिसीजन दैट टाइम कि मैं वहाँ कर लेता तो क्या कर लेता। मैक्सिमम मेरे एक टेक अवे या कोई रेस्टोरेंट होता, रोहा आती वहाँ पे मेरे लिए, वैसे अच्छा होता। मैं वहाँ जाती हूँ ना, मुझे कुछ मिलता नहीं अच्छा हलाल खाने के। वो मेरे साथ जाना, फिर आपको मैं अलहदा से जो है ना बड़े अच्छे खाने खिलाऊंगा। चले डन। तो ये हुआ, वो ऑप्शन मैंने छोड़ी। ऐसा नहीं कि वो ऑप्शन बुरी थी, मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में इससे बेहतर ऑप्शन है जो मेरा इंतज़ार कर रही है, जिसके लिए मैंने अपने आप को लेके चलना है, दैट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। अच्छा, अभी आपने यहाँ तक जो स्टोरी बताई है, और आई एम श्योर आगे भी ये आपके अंदर एक ट्रेट है कि आप हमेशा एट एवरी पॉइंट ऑफ योर लाइफ यू हैव बीन वेरी सेल्फ अवेयर। उसकी वजह शायद ये रही कि एक गुर्बत जो आपको बहुत कुछ सिखाती है ना, उसमें वो आपके दिलो दिमाग में ऑनेस्टी भी डालती है। मैं हमेशा अपने साथ ऑनेस्ट रहा कि यार मुझे क्या चाहिए, इफ़ आई एम रॉन्ग आई एम रॉन्ग। वो आगे जाके आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी ने इसके अलावा मुझे क्या क्या चीज़ें दी, लेकिन मैंने छोड़ी बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट समवेयर, जो मुझे मेरे दिल की ख्वाहिश बनी। पहले नहीं थी, 2 साल बाद डेवलप हुई कि आई वॉन्टेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान। देन आई लेफ्ट ऑल अदर डिस्ट्रक्टिव ऑप्शंस जो उस वक्त बड़ी अच्छी लगती हैं। इंग्लैंड चले जाना, इंग्लैंड सेटल्ड हो जाना, एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे आप जाके क्रिकेट खेल सकते हैं। आई रिफ्यूज़ दोज थिंग्स, आई रिफ्यूज़ दोज ऑल लुक्रेटिव काइंड ऑफ ऑप्शंस, ऑफर्स एंड ऑप्शंस। फिर उसके बाद जब मैंने क्रिकेट खेल के पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस से मैंने किसी एक जगह पे अपने आप को लेके आया जहाँ पे एक रेप्यूट बनी कि यार सरगोदा के एक लड़का है वो अच्छा खेलता है। दैट वाज अ स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेयर्स जो मेरे साथ खेलते थे। वहाँ से हम मेरे मैच रेफरीज जो ऑफिशियल्स होते हैं, मैच ऑफिशियल्स जो मैचेस कंडक्ट करते हैं, उनकी एक राय बनी मेरे बारे में कि एक यंगस्टर है जो सरगोदा से है, छोटे इलाके से है, बट ही प्लेज वेल, एटीट्यूड ठीक है, फाइटिंग एटीट्यूड है। तो वो चीज़ें जब वो सारी गई तो एक राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची। फिर 2003 में जब हमारे बहुत स्टार स्टडी टीम साउथ अफ्रीका में फेल हुई वर्ल्ड कप के अंदर, तो फिर एक रीवैम्प किस्म की एक वेव आई जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम अलहदा हुए। हालांकि वो खेल सकते थे, समहाउ उनको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर हम जैसे बंदों को मौका मिला। तो मेरी वो 4 साल की स्ट्रगल, वो जो भी मैंने खेला हुआ था, वो केस मेरा वो बढ़ता गया। 1 साल की, दूसरे साल की परफॉर्मेंस बढ़ती गई। उसने फिर मुझे 2003 में स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 4 साल के जो केस था वो बढ़ता गया। वहाँ से जब 2003 में मैं पाकिस्तान खेलने आया, तो वो एक ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में एक रमज़ान कप हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम में। उसकी 4 या 5 टीम थी, तो मैं उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना, मैन ऑफ द मैच फाइनल बना। तो उसने एक और तड़का लगा दिया ना, तड़का लगने से थोड़ा सा मजा आता है। राइट टाइम पे तड़का लग गया। तो एक रेपुटेशन हाई हुई थी, राइट टाइम पे तड़का लग गया।
दाल मेरे गल साथी गई। जो थे पाकिस्तान की टीम वहाँ जाके अच्छा ना Yeah. कर सकी, तो रिप्लेसमेंट जब आई तो यंगस्टर्स के बारे में सोचा गया। उससे पहले यंगस्टर्स And के you were बारे the में shining name जी उस वक्त उस वो time पे। बाय रेप्यूटेशन ऑफ द पीपल, Yes. वो उनको लगा कि यार ही इज़ द राइट मैन। मुझे मौका मिला, आमिर सुहेल साहब ने एज ए सिलेक्टर मुझे पहले सिलेक्ट किया, राशिद भाई ने एज ए कैप्टन पहली मरतबा मैंने उनकी कप्तानी में खेला। तो कैसा उस वक्त आप स्टार स्ट्रक हुए कि इतने बड़े बड़े नाम हैं, यू नो, एंड आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम। इट्स हार्ड टू इमेजिन यू नाउ बीइंग स्टार स्ट्रक एट दैट टाइम, बट यू नो आपके लिए उस वक्त स्टार कौन था इसको आप लुक अप टू करते थे कि यार इनके साथ खेलना ये है? बहुत पाकिस्तान के तो बहुत नामवर खिलाड़ी कोई ना। मोमेंट आपको याद है इसमें आप मैं फिर स्पीचलेस हो गए? बहुत से ऐसे क्रिकेटर जिनको आप फर्स्ट टाइम जब देखते हैं, जैसे मोहम्मद यूसुफ को मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, यूनुस खान को देखा, तो वो एक लम्हा रुक जाता है कि यार ये हमारे वो साथी हैं जिनको हम टीवी पे देखते हैं और हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Yeah. वसीम अकरम को देखा तो आप एक मरतबा रुक जाते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में दिल Exactly. करता है कि एक थोड़ा सा लम्हा रुक जाए, तो वो मेरे पे भी था। तो मैंने इन लोगों के साथ कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में कि मैं इनके साथ खेल सकता हूँ, लेकिन वो क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का वो जो पीरियड था, उसमें जो चीज़ें मैंने छोड़ी और जिस वजह से छोड़ी वो यही थी, तो इसलिए थोड़ा सा Yeah. दिमाग और जो जिस्म था वो रेडी भी था था कि यार अगर मुझे मिलता है तो ये इसीलिए कि तो मैं भाग रहा हूँ। यस ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस, इंग्लैंड की शादी, अल्ट्रम पल्ट्रम सेटलमेंट, जब मैंने ये सब चीज़ें छोड़ी हैं तो इसकी कोई वजह ही होगी ना। तो फिर वो जब 3-4 साल की परफॉर्मेंस सामने आई, फिर मैं जब पाकिस्तान टीम में आया तो मज़ा आया। ये जो आपने बात की है ना कि आप किसी स्टार को या ऐसे प्लेयर को देखो कि वो आपने जो बात की कि लम्हा रुक जाए, आपको आपको आपकी फीलिंग अंदर से आती है। मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ स्टोरी। जब मैंने पहली सीरीज़ मैं कवर कर रही थी तो मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में थी, तो मेरा जो ये वाला मोमेंट था ना वो था, आई हैड नो आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट। और मैं वो जो मीडिया गैलरी वाली का फ्लोर है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, तो मैं बस उसमें एंटर हुई और सामने से बिल्कुल कैजुअली वकार यूनुस इज़ वॉकिंग बाय एंड ही लुक्स एट मी एंड ही एक्नॉलेजेस मी। मैं बच्ची थी उस टाइम पे, मेरा कोई बैकग्राउंड, कोई करियर ये नहीं। आपने अच्छा किया बता दिया, आप बड़े हो गए हैं। मैं वाकई उस टाइम पे इनएक्सपीरियंस, जिस तरह आप उस टाइम पे फील कर रहे होंगे ना, एंड देन दैट मोमेंट जस्ट पास एंड आई डिडंट हैव टाइम टू, उस मोमेंट में यू कांट डिसाइड कि अब क्या करना है, सलाम करना है, ऑटोग्राफ लेना है या प्रोफेशनल रहना है। ये अभी तक मैं आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस स्टिल, यू नो, व्हेन यू सी दीज स्टार्स इन फ्रंट ऑफ वो यू। तो आज भी आता है, आज भी बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको जब आप देखते हैं और अगर आप उनको पसंद करते हैं, अगर आप उनके फ़ैन हैं, तो वो एक लम्हा आपकी ज़िंदगी में है ना? रुकता है, आपको पूरी दुनिया भूलती है। तो मेरे साथ भी वो होती रही। आई एम श्योर कि हमें जितने भी जिस भी फील्ड को वो फॉलो करते हैं, Yeah. वो स्पोर्ट्स हो, वो शोबिज़ साइड हो, हम उन तमाम, या इवन कई लोग पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कोई भी जो ऐसा नामवर कोई आपके सामने आता है जिसको आप पसंद करते हैं, तो आप एक लम्हे के लिए रुकते हैं। तो वो बिल्कुल। मोमेंट मेरे पास भी हैं, आज भी आती हैं। अच्छा, तो वो, आज किसको देख के वैसे आप अब तो कमेंट्री में भी आ गए हैं, ब्रॉडकास्टिंग में भी आ गए हैं। नहीं वो अभी मैं आया नहीं हूँ। आ गए लेकिन वो एक अभी ये था कि एक ऑप्शन थी तो मैं वहाँ चला गया। लेकिन ज़िंदगी देखें, आपको बहुत से ऐसे हमारे साथी इर्द गिर्द ज़िंदगी में मिलते हैं जिनको मिल के आपको बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। जब भी आप, जैसे मेरे हमेशा से आइडियल रहे या एक समझ ले आइकन है पाकिस्तान के, वो है इमरान खान। अब जब भी आप उनसे मिलते हैं, आप एक मरतबा लम्हा आपका रुकता है, वो बार बार For जब आप sure. उनसे मिलते हैं तो एक लम्हा आपका रुकता है कि मैं इमरान खान से मिलने जा रहा हूँ। सो दैट इज़ समथिंग ऑलवेज। इसी तरह और भी बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर जिनको sure. आप कभी मिलते हैं तो आपको खुशी होती और आप वो शख्सियत हैं फॉर सो मेनी पीपल। आई एम श्योर आपको देख के भी बहुत से लोगों के लम्हे रुकते होंगे। हफीज़ भाई, नाउ लेट्स मूव अ बिट अहेड इन योर करियर। मैं चाह रही हूँ कि हम उस टाइम पे आएँ जब आप तो एक रेगुलर नाम है ओडीआईज और टेस्ट साइड का, बट देन एकदम से द होल डायनामिक ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट चेंजेस when you have this new shorter format coming in, you know, 20 overs, more pressure, quick runs. Describe करें उस टाइम पे when you stepped into, because you were part of the first T20 side, कैसा माहौल था उस वक्त, and did you envision yourself कि आप ये format इतने साल खेलेंगे, you know, when you were stepping into that team? हम पाकिस्तान के अंदर ना T20 काफ़ी देर से शुरू है, क्लब क्रिकेट के ऊपर भी, फिर ऑफिशियली भी मेरा ख्याल है 2004 और 5 में इसका ऑफिशियल जो फैसल बैंक के नाम से स्टार्ट हुआ T20 फॉर्मेट, फैसलाबाद वुल्व्स, लाहौर लायंस, द ग्लोरियस एरा, स्टैलियंस, ये तमाम वो लोग जो है, कराची डॉल्फिन्स, ये वो टीम्स हैं जो हमें याद हैं जब ये स्टार्ट हुई। आई नेवर थॉट कि T20 को कभी भी इस लेवल के ऊपर इतनी पजीराई मिलेगी
या इसको मूविंग फॉरवर्ड एक इतना तीसरा फॉर्मेट बन जाएगा ये क्रिकेट का, क्योंकि उस वक्त तक टेस्ट और क्रिकेट ही लोगों के हाँ दिमाग में जी। थी। फिर जब इसको इंटरनेशनल स्टेटस मिला 2006 में, तो पाकिस्तान का जो पहला T20 मैच था इंग्लैंड में, वो मैंने खेला। इंजमाम भाई कप्तान थे, और आप यकीन करें उस वक्त भी जितने प्लेयर थे वो उसको, उनको ये नहीं लग रहा था कि ये कोई बड़ा फॉर्मेट है या हाँ। कोई ऐसा फॉर्मेट है It जिसको was fun and games. सीरियस होकर खेलना है। तो हम सब ने इसको फन के तौर पर जो है ना उसको मैच को खेला। हम जीत तो गए इंग्लैंड से, लेकिन वहाँ से इब्तदा हुई, वहाँ से लेके 2007 का जो वर्ल्ड कप वर्ल्ड आप कप बात था। कर रहे हैं, फिर जब वर्ल्ड कप हुआ तब भी लोगों के दिलों में ये था कि ये सिर्फ एक कमर्शियल साइड को हिट करने के लिए करवाया जा रहा है और ये लंबी देर तक नहीं चलेगा। अच्छा, तो you were also one of the people who was not who did not buy this whole idea कि ये एक थर्ड फॉर्मेट अब बन गया है। नहीं, वो लगता था रोहा, लगता था, क्योंकि टेस्ट और वनडे इतनी लंबी देर से चल रहे हैं पिछले बिल्कुल। कई सालों से, तो आपको लगता नहीं था कि T20 को इतनी पिज़राई मिलेगी या इतना एक्सेप्टेंस मिलेगी फ्रॉम द पीपल, बिल्कुल। और ये एक तीसरा फॉर्मेट बन के सामने आ और फिर IPL के आने की वजह से वो ये उसके मजीद बाद हुआ ना, एक- 2007 के हाँ, बाद। 2007 में जब हमने वर्ल्ड कप खेला तो हम सब लोग एक फन को लेके एंजॉय कर रहे थे उस फॉर्मेट को। जितने दिल टूटे ना हफीज भाई, वो फन के अंदर ना अभी तक रिकवरी नहीं हुई है हाँ, बहुत तो सारे लोग। वो हम देखे ना फाइनल तक पहुंचे भी तो सही ना, हमें वो एक स्कूप शॉट याद है, लेकिन उत्थे पहुंचे कि वो ਅਸੀਂ भूल गए। ठीक है, तो हम लोग वहाँ तक पहुंचे, तो वहाँ फाइनल जब हम लोग हारे, ऑब्वियसली इट वाज टफ, क्योंकि वो एक नज़र आ रहा था कि हम वर्ल्ड कप जो भी है वो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप तो होता हम है। लोग वो नहीं जीत सके। लेकिन वहाँ से मुझे लगता है कि मुझे भी समझ आई कि ये फॉर्मेट जो है ये सीरियस नोट पे खेला जाएगा। फिर उसके बाद मैं टीम से बाहर हुआ। या फिर मेरे उस पीरियड में क्या किया आपने जब आप बाहर थे टीम से, एंड यू नो यू वर सॉर्ट ऑफ रीएडजस्टिंग योरसेल्फ? आपने अपनी गलतियां भी उस टाइम पे आई एम श्योर रियलाइज की होंगी, या जो कमी पेशी थी, व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड और योर लाइफ उस टाइम पे? क्या लाइफ थी आपकी? रोहा, जब आप लेफ्ट साइड होते हैं ना किसी भी जगह से, या आपको ये कहा जाता है कि यू आर नॉट गुड इनफ टू बी देयर, ये बहुत मुश्किल टाइम होता है ज़िंदगी में। तो मैंने वो भी गुजारा कि 2003 से 2007 तक खेला, 2007 तक कामयाबियाँ नाकामियाँ इकट्ठी चली। 2007 में टोटली आउट किया गया और ये कहा गया ही इज़ डन एंड डस्टेड। नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो मैं समझता हूँ कि मेरे कैरियर का जो सबसे बेहतरीन, मुझे जो मेरा हेल्पिंग हैंड रहा या जो मेरा दोस्त बना, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनी, जहाँ जाके मैं अपने आप को 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई रिक्वायर्ड, मैंने अपना टाइम वहाँ पे अपने स्किल्स पॉलिश करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया। बट आप लेकिन आप थ्रू आउट सोचें, पॉजिटिव रहे थे कि देयर विल बी अ वे आउट ऑफ दिस? क्योंकि बड़ा आसान होता है उस टाइम पे ना नेगेटिविटी के अंदर, एंड प्लस यू नो द मीडिया एंड एवरीथिंग अराउंड यू, बड़ा हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ ऑप्टिमिस्टिक? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मैंने 2007 में सेल्फ एनालिसिस से ये जाना कि मैं कल्प्रिट हूँ, मैं फेलियर का ज़िम्मेदार हूँ, दूसरे नहीं है। जो मेरे कैरियर में चला, जो मैंने फेलियर हासिल किए, उसकी सबसे बड़ी वजह तो मैं खुद हूँ। मैं कोच को, कप्तान को, पिच को, अंपायर को, अल्ट्रम पल्ट्रम चीज़ों को ब्लेम करके नहीं बच सकता। तो सबसे पहली एक्सेप्टेंस क्या हुई मेरी कि मैंने गलतियाँ माननी शुरू की और मैंने ये माना कि फेलियर बिलोंग्स टू मी। वो मेरी कामयाबी का पहला स्टेप था। फिर उसके बाद जब मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उस जगह पे मैं जाता था, तो लोगों ने फिर एक वो चैलेंजिंग किस्म का एटीट्यूड मेरे अंदर डेवलप किया कि उन्होंने मेरे मेहनत को के ऊपर हंसना शुरू कर दिया कि यार ये फिर आ गया, अगेन ही इज़ हियर, why he thought that again he will come back to Pakistan. He's done, he's dusted. लोगों ने स्टेटमेंट दे दी, बड़े बड़े कमेंटेटर्स ने स्टेटमेंट दे दी, बड़े बड़े लोगों ने, क्रिटिक्स ने मेरे बारे में कह दिया कि हफीज़ को बहुत मौके मिल गए। Anyone in particular that you remember you know reading something या hearing something? छोड़े, ऐसे बहुत से नाम हैं, I'm sure मैं होंगे उनकी बहुत आपके इज़्ज़त mind करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ। और अब उनके देखें उनकी वो ओपिनियन थी और मैं आज कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक थे। अच्छा, क्योंकि मैं गलत था, मैं मानता नहीं था, मुझे लगता था कि बच जाओ, सॉफ्ट कॉर्नर ले लो, ब्लेम करके दूसरे के ऊपर साइड पे हो जाओ। फिर जब मैंने उनके ओपिनियंस चेंज किए, 3 साल लगे मुझे, फिर मैं गया नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, तो वहाँ मेरी मेहनत के ऊपर हंसा गया। मेरी सराउंडिंग के नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लोगों ने मुझे ये उन्हें ये लगा कि ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम एंड ही इज़ वेस्टिंग आवर टाइम। वाओ। उसमें एक साथी मेरे साथ डेवलप हुआ, उसका नाम है शाहिद असलम। उसने मुझे मदद की, मेरी बात सुनी।
मैंने उनके पास जाके बात की कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं बेहतर प्लेयर बनूँ, मुझे नहीं समझ आ रही. सो दैट टाइम आई फेल्ट द फर्स्ट कोच आई हैव एंड टिल नाउ मेरे कैरियर में वो मेरे साथ रहा, वो शाहिद असलम था. अगर वाकई में कोई कोच आपको राइट इंस्ट्रक्शंस दे या आपके साथ टाइम गुजारे ना, तो आपको उसको साथ लेके चलना चाहिए. तो शाहिद असलम ने मेरी बात सुनी, मेरे टूटे फूटे कैरियर को उसने पकड़ा, मेरे साथ मेहनत शुरू की. और लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि यार तू तो बॉलिंग मशीन बन गया, एंड फॉर व्हाट, किसके was ऊपर just तो being अपना there टाइम. for you. ये होते हैं. हाँ. देखिए हमारा कैरियर बहुत सी सराउंडिंग्स की नेगेटिविटी के साथ भरा पड़ा हुआ है. हमारे अपने साथी सराउंडिंग में बैठे हुए लोग, इस स्टूडियो में हमारे हो सकता है बहुत से ऐसे साथी हों जिनको रोहा पसंद ना हो इस और मोहम्मद हफीज़ भी पसंद हो. उनको लगता हो कि यार ये अच्छे क्रिकेटर नहीं है, उनको लगता हो ये अच्छी प्रेजेंटर नहीं है, अच्छा काम नहीं करती. तो ये चलता है, इसमें हमें रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, नहीं देखने की ज़रूरत नहीं है. तो मेरे कैरियर में वो जोन आया जिसमें मेरे अपनी सराउंडिंग के लोगों ने मुझे छोड़ा. मेरे अपने सराउंडिंग के बहुत क्लोज लोगों ने मुझे ऑप्शंस देना शुरू की कि यार हफीज़ ये ऑप्शन देख के अच्छा करके देख लो, बिजनेस कर लो. बेसिकली वही हो रहा था आपके साथ जो आपके करियर के स्टार्ट में हुआ था. 99 और फिर 2007 वहाँ पे आके वो तमाम नेगेटिविटी की सराउंडिंग्स में एक पॉजिटिव चीज़ थी कि मैंने अपनी गलती मान ली थी कि मैं गलत हूँ, मैंने इम्प्रूव करना है. वहाँ पे मैंने फिर मुझे एक फरिश्तानुमा इंसान जो मेरा कोच बना, शाहिद असलम, सब लोगों को छोड़ के, उसके नाम का कोई बड़ा नाम नहीं है, उसने कोई क्रिकेट नहीं खेली, बट ही अंडरस्टूड व्हाट आई वांट और उसने एज ए कोच मेरी हेल्प की. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ये कुछ बस यूनिवर्स की तरफ से आपके अल्लाह ने मेरे लिए आसान किया कि वो बंदे मेरे सामने आ गए. राइट पीपल एट द राइट टाइम इन योर लाइफ. ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. और आप यकीन करें कि जो आपके बचपन के साथी थे मेरे, उन्होंने मुझे ऑप्शंस दी कि यार हफीज़ मुझे लगता है कि नाउ इट्स अ टाइम कि तूने खेल लिया, बड़ा हो गया, तू कुछ और करने की कोशिश कर ले, बिजनेस कर ले, सेटल्ड हो जा, बाहर चला जा, ऑल दीज ऑप्शन. फिर मैंने अपने आप को समझाया कि मैंने इस तरफ नहीं जाना. I will still fight. You still have I have a cricket courage, left I have in a you, fire within me that I can do that. Why not? मैं लोगों की बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने आप को कंटिन्यू करूंगा. वहाँ पे शाहिद असलम का मिलना, दिन रात की मेहनत करना, 3 साल का रगड़ा, वो जो रगड़ा है ना, वो बेसिकली आपको शाइन करता है. जितनी आपको रगड़ लगेगी ना, उतना आप शाइन होंगे. हमारे यहाँ पे समझाया जाता है कि रगड़ा लग गया तो छाड़ दो, यानी आप में तपड़ नहीं है ना, आप में लड़ने की हिम्मत नहीं है. अगर आपको सब मीठा मीठा मिल रहा है फिर तो चीज़ें बड़ी आसान है. लेकिन जहाँ पे कौड़ा मिलेगा, जहाँ पे थोड़ा तकलीफ आएगी, वहीं पे तो खड़ा होना एज ए प्रोफेशनल. जो मेरे 2003 और 2007 के फेलियर थे, उसकी वजह ये 3 थी कि या तो मैं टेक्निकली एक्सपोज होता था, या मैं टैक्टिकली बेहतर डिसीजन नहीं ले पा रहा था, या मैं फिट इनफ नहीं था. तो इन तीनों पार्ट्स को, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स ऑफ द गेम को मैंने इम्प्रूव करना शुरू किया. उसके लिए मैं सुबह आना, दोपहर को जाना, मई जून जुलाई में मेहनत करना. आई फॉरगॉट ऑल द वेदर्स कि सर्दी गर्मी बारिश. You have to make these sacrifices if you have to in the bigger picture. I'm sure अब आप जब पीछे देखते होंगे तो आपको ये कुछ भी नहीं लगती होंगी ये छोटी छोटी sacrifices. बट ये कितनी मैटर करती है. मुझे ना तो मेरे पास कोई और तरीका था पाकिस्तान टीम में कमबैक करने का, वो सिर्फ यही था कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, बेहतर प्लेयर बन सकता हूँ. अच्छा हफीज़ भाई, इस ड्यूरेशन में एक और जो चीज़ चेंज हो रही थी ना वर्ल्ड क्रिकेट में, एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया था, वो था पैसा. There was so much money being circulated around in the form of leagues and also in the form of not some of the illegal things that were happening. Or around this time जब पाकिस्तान टीम के साथ वो पूरी फिक्सिंग की controversy, which was I think by far the worst memory that we all have of the team. कैसे आपने अपने आप को इस पूरे टाइम में you stood by the right side of history. मुश्किल हुआ होगा बिकॉज जाहिर है इतनी तरफ से इतनी तरह की ऑफर्स, इतना कुछ अट्रैक्टिव हो रहा था. पहले तो मुझे ये बताएं कि अपने आप को आपने कैसे बचा के रखा, आई वुड से, एंड देन ऑफ कोर्स हाउ डिड यू एज अ प्लेयर कम आउट ऑफ इट. आपका इतना एक्सपीरियंस उस टाइम तक, आप मतलब जब आप टीम में वापस आए तो एकदम से ये चीज़ ब्लो अप हो गई. व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड एंड हाउ डिड यू टैकल ऑल ऑफ दैट नेगेटिविटी सराउंडिंग द पाकिस्तान क्रिकेट टीम. देखिए, वो तो हुआ 2010 में, लेकिन इनको पहली मर्तबा नहीं हुआ था. पहली दफ़ा इतना बड़ा, आई थिंक लग रहा है नहीं. What I mean is like ये जड़ें इसकी बहुत पुरानी थी, अनफॉर्चुनेटली एड्रेस नहीं हुई थी.
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सिस्टम ने, पाकिस्तान के लोगों ने उनको भुला दिया या उनको वहाँ से निकलने का मौका मिल गया। तो जब आप मौके देते हैं ना किसी गलत चीज़ को, तो दोबारा से वापस आती है और ज़्यादा स्ट्राइक करती है। तो ये जो 2010 का एपिसोड हमें याद है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक वो पीरियड भी है जिसमें बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे काम हुए जो 90s के प्लेयरों ने किए। हमारे अपने बहुत बड़े जो आइकॉन्स हैं, जब आप इनके कैरियर के पिछली जो 90s के प्लेयर ना बहुत अपने आप को टीटू खान समझते हैं, वो हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ जो सर्विसेज उन्होंने सही की हैं, लेकिन उन्होंने नुकसान भी बहुत पहुँचाया। अगर आप उनके कैरियर में जाएंगे ना 90s के, तो उनके लड़ाइयाँ, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना, मैच फिक्सिंग, लॉबिंग, ये सारी ये जो जड़ें जिनकी वजह से हमारे बहुत से फ़ैन दूर हुए हैं ना, ये वहीं से शुरू हुई हैं 90s के प्लेयर, क्योंकि दे वर सुपर टैलेंटेड, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन उनके उस सुपर टैलेंट ने उनको डिसिप्लिन से दूर कर दिया, राइट एम्बेसडरशिप से दूर किया। वो पाकिस्तान की कोई बेहतरीन शक्ल लोगों तक नहीं पहुंचा सके, कोई बेहतरीन लेगेसी नहीं छोड़ के गए हुए जिसको हमने फॉलो किया। तो आप अगर 90s के प्लेयरों के टैलेंट को देख के अचीवमेंट्स पे जाएंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा ना। 96 कौन सा वर्ल्ड कप है जो 90s के 92 के वर्ल्ड कप के बाद कौन सा ऐसा बड़ा काम है, बड़ी अचीवमेंट है जो 90s के प्लेयर ने की हुई है। तो ये जड़ें कहीं और से शुरू हुई। 2010 उसका एक बड़ा वर्जन है, ब्लो अप हो गया, ब्लो अप हो गया, सामने आ गया, लेकिन ये शुरू बहुत देर पहले से हुआ था। तो मैं 2000, क्योंकि मेरा कैरियर बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं समझता हूँ वो ये रही कैरियर में कि मेरे कैरियर में कोई बंदा मेरे कैरियर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। मेरे कैरियर को लेके कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है जिसको कोई बंदा हाईलाइट कर सके। तो ये मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं, क्योंकि आई लर्न द हार्ड वे, मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत में वो चीज़ें डाली हुई थी जिसमें हलाल और हराम की मुझे समझ थी। तो जब 2010 में जब मेरा कमबैक हुआ, और कमबैक सीरीज़ के अंदर ही ये सारा मामला सामने आया, तो उस वक्त तक तो मैं कुछ इतना ज़्यादा जानता नहीं था कि इनसाइड क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2010 के एंड में जाके ये चीज़ें सामने आई कि ये चीज़ें हुई कैसे थी, कहाँ से चली, फिर इनके जो ताने बाने थे वो कब शुरू हुए, ये जो 3 बंदे उस वक्त पकड़े गए, इन 3 बंदों के रिलेशंस इन लोगों के साथ कैसे थे, फिर वो सिलसिले आगे चले। लेकिन वो मेरे लिए जो मैंने सबसे बड़ा स्टांस लिया अपने कैरियर का, वो 2015 के एंड में जब वापस लाने के लिए बात की गई, तो आई वॉज नॉट अगेंस्ट बाय एनी इंडिविजुअल के मैं कभी भी खिलाफ नहीं था, ना हूँ ना मैं हो सकता हूँ। मैं प्रिंसिपल स्टांस पे खड़ा था कि कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करे, जो पाकिस्तान के गिवन रिस्पेक्ट को, प्राइड को डैमेज करे, उसको दोबारा ये स्टेज नहीं मिलनी चाहिए। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि आज तक इसके ऊपर कोई कानून क्यों नहीं बन सका कि जो इक्वल मौके मिलते हैं तमाम लोगों को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान, जो भी इसको मिसयूज़ कर रहा है, जो भी इसको डैमेज कर रहा है, जो भी प्रूवन फिक्सर है, वो दोबारा कैसे आ सकता है? ये कौन सी सज़ा है कि जी 2 साल बाद वापस आ जाएंगे, 5 साल बाद वापस आ जाएंगे? हाउ कम यू कैन थिंक कि जो बंदा गलत है, जिसने मुल्क का नाम बदनाम किया, जिसने लोगों के सेंटिमेंट्स को डैमेज किया, जिसने वो तमाम फैंस जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बैठ के दुआएं कर रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, अल्लाह के घर में उनके हाथ नीचे नहीं आते दुआएं मांगने में, तो वो कैसे हम लोग उनकी सेंटिमेंट्स को डैमेज करने के बाद ये सोचते हैं कि जी मैं 2 साल की सज़ा कट ली ना, मैं पूरा क्लीन हो गया, मैं दोबारा वापस ले आऊँ? इट शुड नेवर हैपन। तो उस वक्त जब इस चीज़ मेरे सामने आई तो मैंने स्ट्रांगली इसके ऊपर जो है वो रेजिस्ट किया। मुझे लगता था कि मेरे अंदर के इंसान की सेटिस्फेक्शन है कि मैं ये बात के ऊपर खड़ा रहूँ। जो लोग नहीं खड़े हुए उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, मैंने अपनी ज़िंदगी को मैंने देखना है कि मेरे लिए क्या बेहतर था। तो मैंने उस वक्त खड़ा हुआ, मेरे साथ मेरा साथी अज़हर अली, उसने भी स्टैंड लिया कि उसे भी ये सही लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे बंदों को दोबारा वापस आना चाहिए, किसी भी ऐसे बंदे को, नॉट एनी इंडिविजुअल। एनीवे आगे चलते हैं। अब इसका मज़ेदार पार्ट सुने कि मैं इस स्टांस के ऊपर खड़ा हूँ और मुझे ये कहा जाए कि आपने खेलना तो खेलने, वो तो खेलेगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा आपके लिए टू, आप सोचें, अब्जॉर्ब।
कि ये लफ्ज़ सुन के और ये कहाँ से आ रहा है, ये चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड से बात आ रही है कि जी आपने खेलना तो खेल लें। और मैंने 2015 के कैरियर तक, मेरे कैरियर के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं थी, कभी कोई गलत बात नहीं थी, कभी इनडिसिप्लिन नहीं था। एक हल्का सा परफॉर्मर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, जितनी मैंने सर्विसेज दी हैं, लेकिन मैंने जितनी भी सर्विसेज दी हैं उसमें कामयाबियों की जो वजह है वो अल्लाह ने मुझे बनाया, बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की। तो आप सोचें कि मुझे ये कहा जाए कि आपने खेलना तो खेल लें, वो तो खेलेगा। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि मैं किस मुल्क दे विच है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। You were once again I was broken to be honest. I was feeling feeling कि I should just leave that stage और चला जाऊँ कहीं और छोड़ दूँ ये सारा, क्योंकि I was not been able to Yeah. absorb that. yeah. मैं वापस गया तो कुछ साथी, स्पेशली बेगम ने ये बात की, और आई थिंक हर डिसीजन या हर सुजेशन वाज राइट कि आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी पाकिस्तान के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल 100%. यू मेड अ स्टेटमेंट और आपने अपना रिकॉर्ड करवा दिया। 100%. वो जो भी आपकी सेंटिमेंट्स हैं या जो भी आपकी अपनी इनर फीलिंग है फॉर पाकिस्तान, यू आर नॉट अ डिसीजन मेकर। यू नो हिस्ट्री में जब हम दोबारा ये चैप्टर रीविजिट करेंगे, जब भी कोई करेगा तो वो हमेशा आपका नाम जो है वो इस तरह से एसोसिएटेड पढ़ेगा। एंड आई थिंक दैट्स मेरे लिए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोई आए जो इसको रोक दे, कोई आए और वो कानूनी तौर पर इसको, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कभी ना पाकिस्तान का मंगवाइएगा, वो इतना मोटा है और लाखों करोड़ों के अंदर उसके अंदर अल्फाज लिखे हुए हैं। तो वो कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला या कौन सा कानून है जो आपको ये रोकता है कि ये इतना सा सेंटेंस डाल दें कि जो पाकिस्तान को नाम बदनाम करेगा, प्रूवन गिल्टी होगा, पाकिस्तान को डैमेज करेगा, फिक्सर होगा, वो दोबारा से नेशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकता। वो कौन से लोग हैं? आई थिंक ये पाकिस्तान से भी बहुत बियॉन्ड की बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने मुल्क के लिए उसकी डिग्निटी एंड प्राइड की मेंटेनेंस के लिए कानून नहीं बना सकते। आप उन लोगों को बार बार, या उन माफिया के लोगों को जो इनको यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं बैठ के, आप उनको दोबारा से चेहरे बदल के दे रहे हैं। 90s में भी कुछ प्लेयर थे, 2010 में भी आए, 2015 में भी आए, 2020 में भी, और शायद आगे भी आते जाए। तो हमने तो उन लोगों को रोकने के लिए कोई कानून बनाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बना। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाला मामला वो था। फिर जब मैंने कुछ मशवरा किया, देन आई अंडरस्टूड कि बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है कि मैं अपनी वो पॉजिटिव एनर्जी जो मैं दे सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं उसको क्यों रोकूँ। लेट्स कंटिन्यू टू प्ले फॉर पाकिस्तान रादर देन पैकिंग माई बैग एंड सेइंग थैंक यू वेरी मच और आई एम डन। इससे होना तो कुछ नहीं है। वाई यू शुड स्टॉप योर सेल्फ, यू शुड कंटिन्यू टू, क्योंकि मैं तो ठीक खेल रहा हूँ ना, और अगर कोई गलत कर रहा है तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो ये चीज़ें आगे चलती रही। डिसीजन मेकिंग के मामले के अंदर मुझे खुशी हुई थी कि शायद 2019 या 20 में एहसान मानी साहब ने इसके ऊपर कोई कानून बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी कहाँ है, उसके बाद कोई जवाब ही नहीं, कोई पता नहीं कितने हो रहा है। सो ऐसे बहुत सी चीज़ें मुझे लगता है कि टाइम। आई थिंक ये भी एक वही बात है कि 90s में एक चीज़ हमारे सामने आई, फिर इट टुक अनदर बिग ब्लो, मे बी, इफ आई होप नॉट, बट ये एक ग्लोबल लेवल पे आई थिंक जो है गवर्निंग बॉडी जो है उनका डिसीजन होगा ना, फिर इट विल, एंड आई विश कि ये जल्दी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हफीज़ भाई, आई वांट टू टॉक अबाउट योर लीडरशिप साइड। यू नो, आप कैसे व्यू करते हैं अपने आप को एज अ कैप्टन? जो आपका स्टिंट रहा, वर यू सेटिस्फाइड विद इट? किन सर्कमस्टेंसेस में जब आपने स्टेप डाउन किया फ्रॉम कैप्टनसी, टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। जब मुझे कप्तानी मिली तो सबसे बड़ी गलती मुझसे क्या हुई कि आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ बॉस। मुझे लगा कि ये डेजिग्नेशन हुक्म देने की है और मैं जो चाहूँगा मैं कर सकता हूँ, एंड आई वाज टोटली रॉन्ग। तो मैंने पहले 2-4 माह के अंदर, हालांकि आई यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, मैंने कप्तानी तो बहुत सी जगहों पे की हुई थी, राइट फ्रॉम द डोमेस्टिक लेवल, जो मैंने फर्स्ट क्लास लेवल से अपना कैरियर स्टार्ट किया, तो वहाँ से मुझे कप्तानी मिली सरगोदा से, तो डिपार्टमेंट में चला, आगे चले। लेकिन 2012 में जब मुझे पाकिस्तान की कप्तानी मिली तो मैंने थोड़ा सा बॉसी बिहेव किया, थोड़ा सा, नॉट बिगर मार्जिन में या लॉन्गर स्टेज तक, लेकिन मुझे लगा आज अगर आपका स्टार साइन लिब्रा है, छोड़ें उसको, मैं उस पर बिलीव नहीं, मैं आई थिंक आपका लिब्रा है, राइट? तो मैं आगे उस पर चलते हैं जो बात हो रही है। क्योंकि मैं भी लिब्रा हूँ तो मैं थोड़े से सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व करना चाह रही हूँ। तो जब मैं वहाँ पे 2012 में जब मुझे कप्तानी मिली तो पहले 2-3 माह में मैंने बॉसी बिहेव किया,
और अल्लाह ने मुझे बहुत जल्दी समझ इसकी भी दी कि ये गलत है, यू नीड टू बी अ लीडर। बॉस रिस्पेक्ट मांगता है, लीडर अर्न करता है। तो मैंने पहले बिहेव किया बॉसी, फिर 2-2.5 माह की जो 2 सीरीज़ मैंने खेली, देन आई रियलाइज दैट इट्स यू हैव टू बी अ लीडर। और उसमें मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिला कि मैंने अपने साथियों से सीखा। मैं लम्स यूनिवर्सिटी में जाकर थोड़ा बहुत मैंने इसके ऊपर मैंने 3 से 4 माह मैंने इस पर लगाए, तो मुझे समझ आई कि लीडरशिप है क्या। तो बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी सीखी। फिर मैंने अपने कैरियर को एज ए कैप्टन एंजॉय इसलिए करना शुरू किया कि मैंने जब लोगों को इज़्ज़त देना शुरू की, मैंने जब लोगों को अथॉरिटी देना शुरू की, और लोगों की तमाम तर जो भी सही या गलत उसको ऑन करना शुरू किया और उनको इज़्ज़त दी, तो मुझे इज़्ज़त मिली। पहले मैं डिमांड कर रहा था, फिर मुझे वो मिलना शुरू हो गई। तो वो जो मेरा कैरियर था कप्तानी का, उसमें जब मुझे कप्तानी मिली तो हम उस वक्त T20 फॉर्मेट में 9वें नंबर पे थे, 9वें नंबर पे। टीम का कोई बैलेंस इतना बेहतर नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ हारते थे। गो कि हमारी पाकिस्तान की लाइक इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप स्टेज है, वहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंसेज रही। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ था 2009 में, हम लोगों ने, लेकिन हम बायलैटरल सीरीज़ में इतना अच्छा नहीं खेलते थे। फिर 2012 से 2014 का जो मेरा 2 साल का जो मेरा रहा एज ए कैप्टन, उसमें बायलैटरल सीरीज़ हमने जीतना शुरू की बड़ी बड़ी टीमों के साथ, मंगवा के टीमें, और वो वाला मामला नहीं था, या छोटी टीमों के साथ नहीं था, बेहतर बड़ी टीमें। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ दैट टाइम वाज अ चैम्पियन, इंडिया में जा खेले। तो हमारी टीम ने वो फिर 9वें नंबर से हम दूसरे नंबर पे आ गए। ये आप एज अ कैप्टन, तो आप इस बात से तो काफ़ी यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि यू मेड दिस जंप। लेकिन उसमें सिर्फ मैं अकेला उसका हिस्सेदार नहीं हूँ, नहीं, उसमें और बहुत से साथी हैं। मेरे साथी क्रिकेटर्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। मेरे सिलेक्टर्स ने मुझे रिस्पेक्ट देना शुरू की कि जो मैं कह रहा था, आई यूज्ड टू कन्विंस देम कि मुझे ये चाहिए, और फिर हम आपस में निगोशिएट करके, डिस्कशन करके चीज़ें लेके चलते थे। तो 2012-2014 का पीरियड बहुत शानदार रहा, लर्न किया, लीडरशिप समझ में आई। फिर 2014 में दोबारा से एक पाकिस्तान का जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेंज होता है, तो उसी के साथ चेयरमैनशिप भी चेंज होती है, जो कि एक और बहुत बड़ी इल्ल है पाकिस्तान के सिस्टम में। पूरा एपिसोड कर सकते हैं, जितने मर्जी कर लें, होना कुछ नहीं है। तो ये एक मामला आया। उस वक्त मैं अच्छा कर रहा था, सब चीज़ें बेहतर चल रही थी, प्रोग्रेसिव था, लेकिन समहाउ मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंख का तारा कभी भी नहीं रहा, क्योंकि मैं रॉन्ग पॉलिसीज, डू यू थिंक, क्योंकि आप बहुत हमेशा से वोकल रहे हैं, फियरलेस, मैं रॉन्ग पॉलिसीज या कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे लगती थी कि पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, आई यूज्ड टू रेज माय हैंड अप कि ये गलत है। यू वर नेवर अ पपेट। मैं कभी भी वो कंट्रोल स्ट्रिंग्स के साथ होने वाले, मैं बीवी का भी नहीं हूँ ना, इसलिए तो बच गई हूँ। ये आई थिंक बीवी से पूछना पड़ेगा। तो हम लाइक 2014 में जब हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे, तो हमने टीम बनाई मिलके, सब चीज़ें ठीक चल रही थी, बायलैटरल सीरीज़ जीतने हैं, टीम प्रोग्रेसिव है, 9वें नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए, और 1 पॉइंट की कमी है नंबर 1 होने में। हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक सडन मुझे ऑप्शन आती है कि आप 3 प्लेयर्स को निकाल दें वर्ल्ड कप के लिए। और मैं कह रहा हूँ जी ठीक है, पहली बात तो ये कि ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इन लोगों को काफ़ी देर से लेके चल रहे हैं, और मैं इन 3 लोगों को कैसे निकाल दूँ जबकि इनकी कोई बेस्ट रिप्लेसमेंट्स नहीं है। तो मुझे ये कहा जाता है कि जी आपको हम कह रहे हैं, एंड आई एम लाइक आई रिस्पेक्ट यू, ऊपर से। लेकिन मैं भी एक जगह होल्ड करता हूँ, मैं जवाबदेह हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ये 3 लोग, इससे बेहतर आप मुझे दे दें तो मैं किसी वजह से इनको निकाल सकता हूँ, ये नहीं हो सकता। रेजिस्ट करने की कोशिश की थोड़ा सा इस बात को? नहीं, रेजिस्ट इन अ वे कि आई वाज राइट, यू क्वेश्चनड इट बेसिकली। आई क्वेश्चनड इट कि ये गलत है, ऐसा और नहीं करना भी चाहिए एज कैप्टन, यू हैव दैट राइट। मैं कप्तान हूँ, मैंने ये टीम बनाई है विद द हेल्प ऑफ माय सिलेक्टर्स, पिछले 6-7 माह से, साल से ये लोग इकट्ठे लेके चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मिसबाह उल हक जो थे, वो जिस तरह के कैप्टन थे, उनके लिए, बोर्ड के लिए, या जो जहाँ से भी ये प्लान्स आपको दिए जा रहे थे एज कैप्टन, मे बी ही वाज मोर एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि जो उनको बताया जा रहा था, ही वाज मोर अब्सॉर्बिंग? नहीं, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज़ यू वर शेयरिंग, यू नो, वो उस वक्त मेरे लिए मसला ये है, मेरे लिए मसला ये रहा मेरे कैरियर में कि मैं यस मैन नहीं रहा।
किसी भी स्टेज के ऊपर। अगर ये ऐसा नहीं है कि यस मैन होना बुरा है, मैं कतन ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको एक जगह के ऊपर रुकना भी चाहिए कि ये नहीं हो सकता, ये गलत है। किसी ने अगर इसको कंटिन्यू किया तो ये उसका कैरियर है। मिसबा के कैरियर में बहुत सी स्टेजेस आई होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मिसबा की कामयाबियों के अंदर हम खामखा ये सोचें कि वो यस मैन था इसलिए उसने 7 साल या 8 साल कप्तानी की, ये टोटली रॉन्ग है। उसकी बेहतरीन सर्विसेज है। क्या आपको लगता है कि अभी जो हमारा कप्तान है वो यस मैन है? पहले मैं अपनी गल कर लूँ, फिर उसकी बात करना है। मैंने कहा बड़ा बहुत सेंसिटिव टॉपिक आया हुआ है, तो मैंने कहा इसी वक्त पूछ लूँ क्वेश्चन, बट आपने डॉज नहीं करना क्वेश्चन। नहीं, मैं करूँगा। मैं यहाँ पे बैठे इसलिए हूँ कि मैं खुल के बात करूँ। ओके। मैंने अपने कैरियर में उस वक्त मुझे लगा कि ये टोटली रॉन्ग है। मैंने उनसे एक रीज़न मांगी कि मैं इन 3 प्लेयर्स को जो आप मुझे कह रहे हैं, बाय द वे दे स्टिल प्लेइंग। ओह, अभी जाके मैं ज़रा इस पे तो मुझे कहा जाए कि ये 3 प्लेयर्स को निकालें, उसमें एक नाम आपको बताता हूँ, शाहिद अफरीदी। कि 2014 में मुझे कहा जाए कि शाहिद अफरीदी को निकाल दें। कांट इमेजिन दैट एट दैट। तो मैंने कहा जी मैं कैसे निकाल दूँ, वो मैच विनर है, पाकिस्तान का बड़ा नाम है, अभी भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मैं कैसे उसको निकाल दूँ। एनीवे मैंने रजिस्ट किया और मुझे कहा गया कि जी बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू अस, so you will face the consequences if the result is not right, is not good. I said okay, I will take it, I am a responsible person. Okay. अगर कुछ चीज़ें गलत होंगी I will take all the responsibility as a captain. So but this is the best I got. और ये जो टीम है ये बेस्ट है। मेरे को मामा चाचा ताया फूफा नहीं है, योदा को पुत्र नहीं है, दे ऑल आर परफॉर्मर्स ऑफ पाकिस्तान, और मुझे लगता है कि यही बेस्ट है। और ये मेरी अकेले की टीम नहीं है, हम सिलेक्टर्स ने मिल के बनाई। राइट। आगे गए, अनफॉर्चुनेटली हम क्वार्टर फाइनल हार गए, हम अच्छा नहीं खेल सके। वापस आए तो ऑब्वियसली छुड़ियाँ तैयार सन। दिस इज़ हाउ इट गोज़ इन पाकिस्तान। रादर देन थिंकिंग कि यार ये बंदा सही काम कर रहा है, ऑनेस्ट है, कोई गलती नहीं है, बायलैटरल सीरीज़ जीत रहा है, हमने तो इसको आगे लेके चलना है, हमने तो इसको और कॉन्फिडेंस देना है। वहाँ पे आया ये कि जी नाउ वी टोल्ड यू कि जी रिजल्ट अच्छे नहीं गए, एवरीथिंग इज़ दिस एंड दैट, सो यू हैव टू। मैं कह जी मैं जिम्मेदारी लूँगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। आई विल नेवर ब्लेम एनी प्लेयर, आई विल नेवर ब्लेम एनी मैनेजमेंट। यू टुक रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज़ यू वर कैप्टन। और अगर आपको लगता है कि मुझसे बेहतर कोई ऑप्शन है जो पाकिस्तान को लीड कर सकता है तो आप उसको लेके जाए। वहाँ पे मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र देने की भी कोशिश की गई कि हम आपको दोबारा 3 माह के बाद, क्योंकि उस वक्त 3-4 माह का ना पाकिस्तान की क्रिकेट का गैप था, तो मुझे कहा गया कि आप इस वक्त स्टेप असाइड हो जाएं। अच्छा। और इस वक्त बहुत जो है हल्ला गुल्ला चल रहा है मार्केट में, मीडिया में, लोगों का गुस्सा है, तो आप इस वक्त अलहदा हो जाएं, फिर हम 3 माह बाद दोबारा आपको ले आएंगे। मैं कह जी आई एम नॉट गोइंग अवे विद द डील, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, दैट वी कुडंट डू वेल एंड आई विल फेस दैट पार्ट ऑफ साइड। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आई एम लिविंग दिस साइड या आई एम लिविंग माई कैप्टनसी ऑन अ डील कि जहाँ पे आप मेरे साथ ये डील कर रहे हैं कि मैं दोबारा 3 महीने बाद कप्तान बन जाऊँगा। आई डोंट नीड दैट कुशन, आई डोंट नीड दैट सॉफ्ट कॉर्नर। या एज ए कैप्टन एक ऑनर ज़रूर है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज आई एम अ परफॉर्मर। इफ़ आई एम अ परफॉर्मर आई विल कंटिन्यू माई क्रिकेट। अगर मैं अच्छा नहीं होगा मैं टीमों बाहर हो जाएगा। दिस इज़ हाउ आई प्ले माई क्रिकेट। इफ़ आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल फॉर द टीम, देयर इज़ नो पॉइंट दैट मोहम्मद हफीज़ शुड कंटिन्यू टू प्ले फॉर पाकिस्तान। मैंने वो कप्तानी छोड़ी एंड आई थिंक उस वक्त का मेरा ये बेहतरीन डिसीजन था, क्योंकि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी बिकॉज एवरीवन वाज गोइंग अवे। हमारे यहाँ पे ना मीठा मीठा खाने के लिए सारे आते हैं, टीम जीत के आ जाए, तस्वीरें लेने वाले सब तो अगे, जड़े सब तो अगे होंदा ना सब तो पिछे होंदा जिम्मेदारी लैन दे विच। सो हमारे यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं आगे गया, मैंने जाके मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली और मैंने कप्तानी छोड़ी। और मैं इसीलिए मैं मानता हूँ कि कप्तान एक बेहतरीन जगह है लीड करने की, लेकिन अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे और आप परफॉर्मर हैं तो यू कैन ऑलवेज कंटिन्यू विद योर कैरियर रादर देन थिंकिंग इन दैट वे कि कप्तानी गई तो टीमों बाहर। और ये हुआ हमारे कैरियर में, क्योंकि आप कप्तानी के कुशन को कप्तानी की बैग के ऊपर खेल रहे होते हैं और परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जगह आपकी खुद जस्टिफाई नहीं हो रही होती। तो इसलिए जब आप से वो स्टेज है, मैं यूनुस खान है 2009 में उसने कप्तानी छोड़ी, 2017 तक पाकिस्तान का बेस्ट टेस्ट ओपनर बन के रहा, क्योंकि ही वाज अ परफॉर्मर। तो यू डोंट नीड दैट स्टेज या यू डोंट नीड कैप्टेंसी काइंड ऑफ अ कुशन कि जो आपको कंटिन्यू करेगा पाकिस्तान के लिए। अगर आप बड़े परफॉर्मर हैं, अगर आप मैच विनर हैं, तो आप हमेशा खेलें। अच्छा हफीज़ भाई, अभी हम री इन्वेंशन की थीम पे ही काफ़ी डिस्कशंस कर रहे हैं। यू हैव टॉक्ड अस थ्रू वेरियस स्टेजेस इन योर करियर। एक और जो बहुत एक पिवटल पॉइंट था आपके करियर का, जब आपको नीड आई
बल्कि रिक्वायरमेंट आई टू री इन्वेंट योर सेल्फ वो था जब आपका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ, बैन हुआ, एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ. उस टाइम पे आपने कैसे अपने आप को डिड यू एट दैट पॉइंट थिंक या anywhere along the journey कि you know this might be the end for you as far as bowling is concerned and then you would have had to make your place just as a batter? देखें, मेरा कैरियर तो चला एज ए बैट्समैन. बॉलिंग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेरे लिए, मेरे कैरियर के लिए. मैं जिस टीम में खेलता था उस टीम के राइट कॉम्बिनेशन के लिए मेरी बॉलिंग ने बहुत किया है. बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है ना उसका फ़ायदा हुआ. हर कैप्टन को हर कितना कप्तान को फ़ायदा मिलता हाँ. था कि यार ये ओपनर भी है, साथ में ये 10 ओवर का बॉलर भी है. Yes. तो मैं जब चलता गया कैरियर में, 2014 में जब ये चेंजेस आई, ये जो भी क्राइटेरियाज चेंज किए गए, एक तो इसको होने के अंदर जिन लोगों ने जाके वहाँ पे साइनिंग की, पहले तो वो इसके ज़िम्मेदार हैं कि जब ये हो रहा था तो हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया कि ऐसी कोई चीज़ आने वाली है. क्योंकि इंडिया ने अपने कुछ लोगों को पहले ही निकाल के इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था, उनको रीमॉडल करना उनके एक्शन. हमें पता ही नहीं था. अब देखिए, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बेहतरीन परफॉर्मर सईद अजमल, रात पहले सोया तो वो नंबर 1 प्लेयर था, अगले दिन उठा तो उसका कैरियर ख़त्म था. एंड देन ही कुडंट कम बैक. तो ये वहाँ से हुआ. फिर अगर ये चीज़ होनी थी तो हमें इसकी समझ हमेशा लेट आती है. हमारे काम में हर पाकिस्तान हमेशा जो चीज़ चल रही होती है उससे दूर होता है, बहुत पीछे होता है. जैसे अभी इन दिनों में मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो मॉडर्न क्रिकेट तो 2015 में खेली गई थी, जब रैंडम मैकैलम ने न्यूजीलैंड का जो इन्वेंटिव किस्म की जो क्रिकेट खेली 2015 में, जो अटैकिंग जोन से वो क्रिकेट खेला, वहाँ पे तो उसने बता दिया था कि ये तरीका है खेलने का. हमने नहीं चेंज किया. हमने 2012, 2013, 2014 वो जो प्रोग्रेसिव साइड थी, हमने उसको कंजर्वेटिव साइड के अंदर लेके खेलते गए. हमने तो डेटा भी अब जाके यूज़ करना शुरू अभी तक हम नहीं मानते कि पाकिस्तान इस वक्त भी पीछे रह के क्रिकेट खेल रहा है. हम अटैकिंग, अग्रेसिव. अभी जो टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड खेल के गई है पाकिस्तान के अंदर, कभी किसी ने सोचा था? मैंने नहीं सोचा था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ. लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया कि क्रिकेट ये वो पिच है रोहा, जहाँ पे इन पिचों के ऊपर अगर ये मैच 2010, 2008, 2003, 2010, 12, 14 इसमें हो रहा होता तो एक इनिंग्स के ऊपर डिक्लेयर हो जाता. एक टीम करती 650, दूसरी करती 750. तो आप सोचें कि उन्होंने उन पिचेस के ऊपर एक माइंड सेट के साथ 6 और 7 की एवरेज से खेल के उन्होंने रिजल्ट निकाल दिए. और उन्होंने अपने आप को मुश्किल हालात में भी फेंका कि यार तुसी जीत जो. अगर ताड़ी हिम्मत हैगी है ना तो तुसी जीत के वहा दो, नहीं तो ऐसे जीत के दहावांगे से इतने बोर क्रिकेट खेडन नहीं आए. सो दिस इज हाउ मॉडर्न क्रिकेट का माइंड सेट है. हम आज भी उससे दूर है. बिल्कुल. हमें लगता है मैंने 50 किया, बहुत अच्छा खेलूँ, मैंने 100 किया, मैं बहुत अच्छा खेलूँ, लेकिन उसका इफेक्ट कितना है गेम के ऊपर, उसका इम्पैक्ट कितना है गेम के ऊपर, वो हमें समझ नहीं आ रहा. तो हम हर चीज़ में पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली, और पीछे ही इसलिए रह रहे हैं कि हम प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ ना इसके डिसीजंस ले रहे हैं और ना ही वो इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके ऊपर प्लेयर खड़ा हो सके. एग्जैक्टली, कैप्टन खड़ा हो सके और वो डिसीजंस ले सके. तो ये बहुत सी चीज़ों के अंदर ये भी एक चीज़ जो है ना हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट जो हम चाह रहे हैं ना कि जो नज़र आए, उसके नज़र आने के बिहाइंड द सीन जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम वो प्रोवाइड नहीं कर रहे. मेरी शक्ल सोहनी लग रही है लेकिन कैमरा मैन जड़ा दिखा रहा है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ जो सुर्खी पाउडर तो नहीं लगा, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत बेस बूस लगाई गई है, वो जिसने काम किया है हमें वो भी तो प्रोवाइड करना ना, तभी प्रोडक्शन आएगी ना. बिल्कुल. तो आप जो प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट चाह रहे हैं आपको उसको राइट वे के अंदर उसको इक्विप्ड तो करना है ना. पूरी एक मशीनरी है जिसको आपको ऑयल करता है. हम चाह रहे हैं कि जी हम इंग्लैंड जैसी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हम उसके मुताबिक प्लेयर को आज़ादी नहीं दे रहे, उसके मुताबिक उनकी प्रैक्टिसेस नहीं हो रही. तो ये बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से. लेकिन एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि 2015 से 2023 अगर हमने प्रोग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है तो वो जोन तो आ चुका हुआ है, हम लेट हैं. राइट. इसी तरीके से रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, इसका जो प्राइड है, उसकी जो मज़ा है उसको एम्बेसडरशिप लेने का, उसके लिए जो राइट एटीट्यूड चाहिए, जो राइट माइंडसेट चाहिए, उसके जो डिसीजन लेने हम उसमें पीछे हैं. तो हमें कहीं ना कहीं पे वो डिसीजन लेने हैं, फिर उसके ऊपर उनको फैसिलिटेट करना है, फिर ही रिजल्ट आएंगे. आप बता रहे थे जब आप पे बैन लगा उस टाइम पे, जब ये पूरा वेव आया था, हाउ डिड वो भी इशू था ना जिसमें सईद अजमल पहले खराब हुआ,
Yeah. मैं ख़राब हुआ, पाकिस्तान का एक पूरा जो था ना ट्रायंगल बनी हुई जिसमें शाहिद Yeah, अफरीदी, मोहम्मद yeah. हफीज़ और सैयद Back अजमल to थे, back वो एकदम से bans आ जब रहे ब्रेक थे. आई तो उसमें हमें ये भी समझ नहीं थी कि रीमॉडलिंग कैसे होनी है, क्योंकि हमारे पास कोई यहाँ पे लोग ही नहीं है जो इसके ऊपर काम कर सकें. तजर्बाती तौर पर तो काम हुए कि ये कर लो वो कर लो ठीक हो जाओगे. अब जिसको जैसे बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको जोश, जैसे मोहम्मद यूसुफ कवर ड्राइव बहुत अच्छी खेलते थे, तो उनको तो खेलनी आती है. मुझ जैसे निकम्मे को उन जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके बताने के Yeah. सही तरीके तो किसी को आने चाहिए ना. इसी तरह बॉलिंग की रीमॉडलिंग मेरे कैरियर में या सैयद अजमल के कैरियर में या किसी और के कैरियर में जो रिक्वायरमेंट है उसको बताने के लिए लोग नहीं थे यहाँ पे. फिर उनमें एक साथी आया सकलैन मुश्ताक, उन्होंने आकर थोड़ी हाँ बहुत जी. चीज़ों को ऐड किया. लेकिन जो मुझे समझ आई ना मेरी बॉलिंग के लिए, जब 2014 में ये मसला आया, जब ये रूल चेंज आए, तो इस रूल चेंजेस होने की वजह से हम लोग उसको समझने में भी दूर थे बिल्कुल. और उसके करवाने के जो सही तरीके थे उससे भी दूर थे. सैयद अजमल थोड़ा मुश्किल में शायद इसलिए आया कि उसका कैरियर बेस करता था उसकी बॉलिंग के ऊपर. मेरा कैरियर बेस करता था मेरी बैटिंग के ऊपर. मेरी बॉलिंग का फ़ायदा ज़रूर होता था लेकिन वो सब कुछ नहीं था मेरे लिए. तो मेरे जब वो इशू आया, मेरा एक मिसिंग पार्ट हुआ कि जब मैं ग्राउंड में जा रहा था तो आई वॉज नॉट इन्जॉइंग एज ए फील्डर, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बॉलिंग करूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर मौजूद था कि मैंने 10 ओवर करने हैं, 4 ओवर करने हैं, टेस्ट में 15 ओवर करने हैं मिनिमम. तो वो जो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप बहुत को उस तरह वही बात जो आपने एक बार पहले भी की थी और आपने फील भी की थी कि यू वर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम समथिंग. सो आई एम श्योर कि वो वाली यू वांटेड ऑलवेज है ना. कि आप वो चीज़ जो आपके अंदर है वो आपके साथ रहे. रूल चेंज हुआ, फिर मुझे रूल की अंडरस्टैंडिंग हुई कि यार ये मसला है कहाँ, अगर ये गलत है, फिर इसको यूनिफॉर्मिटी इसका इशू मुझे सबसे बड़ा लगा कि जब ये इशू आया तो अगर कोई बंदा गलत है तो आप सबको उसी फर्मे के अंदर गुजारो. ये नहीं हो सकता कि पिक एंड चूज़ के ऊपर मुझे ये बंदा पसंद नहीं है तो मैं उसे उठा लूँ और जो बंदा पसंद है उसको छोड़ दूँ, या जो इन्फ्लुएंशियल बंदा है उसको छोड़ दूँ, जिसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं होगा उसको हम पकड़ लें. तो ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन ये हुआ हमारे बहुत. अगर ये बॉलिंग एक्शन के जो रूल्स चेंज हुए उसको अगर राइट वे में सब पे अप्लाई किया जाता तो बहुत बड़े बड़े नाम आप इसमें बाहर होते देखते, लेकिन उनको बचा लिया गया, या उनको कभी अंपायर की आंख ने देखा ही नहीं. और वो कौन सी अंपायर की आंख है मैं आज तक उसको समझ ही नहीं सका, कि जिसको मेरा 1 डिग्री ऊपर जाता नज़र आ रहा था, यानी 15 से अगर 16 होता था तो उसको नज़र आया था कि मोहम्मद हफीज़ 16 डिग्री पे चला गया, इसको सस्पेक्टेड एक्शन के अंदर भेजा जाए और उसको ऑब्जर्व किया जाए. कैसे हो गया कि वो 35-40 वाले बंदों को छोड़ रहा है? ये तो अनफेयर हुआ था आप ये लोगों हुआ है के नहीं, साथ. मेरे साथ नहीं हुआ. ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, ये इन ओवरऑल पाकिस्तान के अलावा ये क्रिकेट फ्रेटर्निटी के साथ ज्यादती हुई कि अगर कोई नया रूल बना है और वो बेहतरी के लिए है, हम मानते हैं, तो सबको उस पर अप्लाई होना चाहिए ना, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. आप ये तो नहीं कर सकते कि पिक एंड चूज़ के ऊपर आप बंदों को जो है उनके कैरियर्स को ख़त्म कर दें, जैसे सैयद अजमल हुआ. अभी सुनील नारायण मुझे बताएं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? क्योंकि उसको पता है जब मैं आऊँगा मैं पकड़ा जाऊँगा. लीग के अंदर मीठा मीठा खिलाने के लिए लोग आपको लेके अपने साथ चल रहे हैं. लेकिन आपके लिए ये जिस तरह आपने कहा ना कि बहुत फॉर्चुनेट रहा कि यू आर नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन योर बॉलिंग, और यही आपकी आई थिंक स्ट्रेंथ थी उस टाइम पे कि यू वर स्टिल जस्टिफाइंग योर प्लेस इन द टीम. लेकिन मैं चाहता था कि मैं वापस आऊँ. फिर मैंने री इन्वेंट किया, फिर से दोबारा रीमॉडलिंग एक्शन, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, फिर से हुआ. फिर उसके लिए मैंने राइट इन्फॉर्मेशन ऐड की. कॉल क्रो एक हमारे कोच हैं इंग्लैंड के, उनके साथ मैंने काम किया. और फर्स्ट टाइम जब मैंने सकलैन भाई और कॉल क्रो, ये दोनों ऑफ स्पिनर हैं अपने कैरियर में, इन दोनों के साथ जब मैंने मिल के काम किया तो मुझे समझ आई कि ऑफ स्पिन होती क्या. राइट. उससे पहले आई वाज टोटली कोरा टैलेंट. मैंने कभी लर्न नहीं किया था कि बॉलिंग ऑफ स्पिन करने की टेक्निक्स क्या है. ये आपके करियर में थ्रू आउट एक और थीम रही है ना कि यू हैव ऑलवेज ट्राइड टू लर्न न्यू स्किल्स एंड नेवर शाइड फ्रॉम. वही बात है कि यू नेवर हैड दैट एटीट्यूड कि मुझे सब आता है. यू नो इवन एट दिस पॉइंट अभी आपकी जो आपने इनरोल किया है यूनिवर्सिटी में दोबारा से, यू आर कंटिन्यूइंग योर एजुकेशन अगेन, वो भी वही चीज़ आपने दोबारा से की है. बट हफीज़ भाई, मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, अगर हम आपके करियर के बिफोर योर रिटायरमेंट, आपके जो लास्ट 2-3 ईयर्स थे, आपने अपनी गेम बहुत ज़्यादा, अपनी बैटिंग बहुत चेंज की. आपने अपने आप को एक यू वर प्लेइंग लेस डिफेंसिवली और लेस कैलकुलेटिवली एंड मोर
इम्पल्सिवली एंड यू नो वो सारे इम्पल्सेस आपके ठीक लग रहे थे, स्पेशली PSL की जो आपने आपकी वजह से जो हमें लाहौर कलंदर्स को जो ट्रॉफी मिली है, यू नो आपने अपने आप को कैसे, आपके माइंड में ये था कि अच्छा दिस नाउ आई एम नियरिंग द एंड ऑफ माई करियर, सो नाउ आई कैन टेक मोर चांसेस एज अ बैटर? नहीं, असल में 2019 वर्ल्ड कप जो मैंने इंग्लैंड में खेला, वहाँ पे भी एक चीज़ नज़र आ रही थी और मैं उसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लीग खेलता था, तो मैं देख रहा था कि हम एज ए पाकिस्तानी थोड़ा सा पीछे हैं पावर हिटिंग से। उसकी वजह यह है कि हम ये सोचते हैं कि मैं पहले अपना 100 कर दूं, अपना 50 कर लूं, उसके बाद छक्का या पावर हिटिंग करने की कोशिश करूंगा। हालांकि पावर हिटिंग तो आपकी दूसरी बॉल पे भी हो सकती है अगर आपको मिली है। पावर हिटिंग लाजमी नहीं कि 50 करने के बाद व्हेन यू फील दैट यू डन योर पार्ट, मैंने 50 कर लिया तो अगला मैं अटैक कर दूं, या 100 कर दिया तो आगे अटैक करूं, या वो सिचुएशन का इंतजार करते थे कि एंड में आएंगे तो छक्के लग जाएंगे। छक्के लग जाते हैं, लेकिन उसके करने की भी प्रैक्टिस है। जैसे बहुत जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसके करने की एक प्रैक्टिस है। पावर हिटिंग की एक प्रैक्टिस है जिसमें मैंने कभी किसी पाकिस्तानी प्लेयर को काम करते हुए नहीं देखा था। हम आज भी जाते हैं वही अपना वो जो आता है उसी को सीखने की कोशिश करते हैं या उसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी जो चीज़ है जो आपके कैरियर की, वो जो आपको आती है वो तो आती है, बट टू इन्हेंस योर स्किल्स यू नीड टू लर्न, यू नीड टू प्रैक्टिस समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको नहीं आता। हाउ डिड यू लर्न दैट इन दैट? हुआ ये कि जब मैं 2019 में वर्ल्ड कप खेलने गया तो पूरी दुनिया, जो मैं बात कर रहा हूँ कि 2015 में भी हमसे बेहतर आगे थी, हम थोड़े पीछे रहे। 2019 में भी जब हम लोग गए तो हमारे बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स पावर हिटिंग के अंदर फंसे और उनसे वो चीज़ें नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी। फिर मैं क्योंकि लीग्स खेलने जाता था तो मैं वेस्ट इंडीज़ जाता था, वहाँ मैंने देखा क्रिस गेल, इवन लुइस, इनके साथ मैंने सेंट किट्स के अंदर जब खेला तो वो 100 छक्के मारने की प्रैक्टिस करते थे। एंड आई नेवर फेल्ट इन माई कैरियर कि यार ये भी एक प्रैक्टिस है, ये भी एक स्किल है, ये भी एक स्किल है कि जो ये 100 छक्के मारेगा तो इसके लिए 5 छक्के मारना आसान हो जाएंगे ना मैच के अंदर, या इसकी वो रेंज बढ़ जाएगी। तो मैंने तो कभी ये किया ही नहीं था। तो मैंने फिर ये रियलाइज़ किया और मैंने वापस आके फिर से आई वेंट बैक टू माई कोच कि यार मुझे ये लगता है कि मैं टेक्निकली जितना भी प्लेयर हूँ मैं इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकता टेक्निकल साइड को, बट टेक्टिकली आई कैन स्टिल इम्प्रूव इन अ वे कि आई कैन बी मोर एग्रेसिव, आई कैन ऐड दैट पावर हिटिंग विद इन मी, कि मेरा जो जोन पावर हिटिंग का है वो थोड़ा बढ़ जाए। सो लेट्स वर्क ऑन दिस, लेट्स इनोवेट समथिंग विद इन मी जो नहीं मैंने आज तक एक्सप्लोर किया। जैसे लोग रिवर्स स्वीप खेलते हैं, ये इनोवेशन है, अभी रूटीन में खेली जाती है। इसी तरह बहुत सी ऐसी शॉट्स हैं जो मैंने दूसरों को जब खेलते देखा, जिसमें मैं एवन लुइस की बात कर रहा हूँ, एलेक्स हेल्स इज़ वन ऑफ दो, वो जो पिकअप शॉट यहाँ से थाई से खेलते हैं। पाकिस्तान के कितने प्लेयर मैं आपको गिनवा सकता हूँ, शायद आपकी आंखों के सामने भी गुजरे हों, कि जैसे ही गेंद वकील नु आया ना उन्होंने सिर्फ सिंगल ली है। दे ऑल वांटेड टू जस्ट टैप इट एंड गो फॉर अ रन। पूरी दुनिया का प्लेयर, अब यहाँ वाला जो बॉल है बहुत सारे आ रहे हैं, आ गया ना सामने। मैं तो नहीं हूँ तो जो चीज़ यहाँ पे आई है, they picked it and went for a 6. So it's a new shot. I never thought that कि यार यहाँ वाला बॉल छक्के के लिए भी खेला जा सकता है। I used to tap it and go for a 1. कि यार ये जो बॉल है ना, ये वाला जो यहाँ पे आ रहा है, उसको सिंगल लेके उधर चले जाओ। So this is how we played our cricket. लेकिन इनोवेटिव या प्रोग्रेसिव क्रिकेट ये है कि आपने अगर पावर हिटिंग की बहुत सी, ये तो मैं एक शॉट की बात करूँ, इसी तरह बहुत सी शॉट्स हैं जो रेंज बढ़ती है। मैंने उनको देखा, आके मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की। वो जो बेसिक्स ऑफ द गेम है मैं उससे दूर नहीं हुआ। पावर हिटिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी बेसिक्स ऑफ द गेम अलहदा हो जाए, आप उसी शेप में रहेंगे, लेकिन पावर हिटिंग करने का जो जोन है वो आप बढ़ा लेते हैं बाय प्रैक्टिसिंग द राइट वे। तो मैंने वो अपने कोच के साथ कुछ 5-7 शॉटों के ऊपर काम किया कि यार ये वो शॉट्स हैं जो मुझे लगता है कि मैंने कभी नहीं खेली, लेट्स ट्राई दैट। रोलिंग शॉट, कवर ड्राइव, कट शॉट, जेंटल पुल शॉट या टैपिंग फॉर अ 1, ये चाहे तो मैंने आंदा है। लेकिन मैं एक बात करता हूँ 0 to 10, सॉरी 1 to 10, अगर एक काउंटिंग है वो मुझे आती है, किसी बच्चे को सिखाएं उसको आ गई है, तो 11 to 20 सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ज़रूरत है। अगर मैं सिखाऊंगा नहीं तो वो नहीं सीखेगा। फिर इसी तरह जब मैं 20 तक पहुँच गया तो 20 to 30 तक जीतने की जो उसको सीखने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ हाउ आई रियलाइज्ड कि मेरे कैरियर के जो चीज़ें टेक्टिकली इंप्रूव हो सकती हैं वो एक जगह है, वो है पावर हिटिंग।
तो मैंने अपने अंदर वो प्रैक्टिस करनी शुरू की और फिर Yeah. उसको अप्लाई करने शुरू किया बिल्कुल। और वो कम आउट वेल कि मैं जो भी फिर खेलता था क्रिकेट 2019 के बाद से 19 लेके के जो मैंने बाद, हाँ जितनी जी। क्रिकेट खेली उसमें मेरी पावर हिटिंग रेंज बढ़ गई और वो आपका नाम शॉट्स पड़ गया था प्रोफेसर 2.0 because you know it was like a new version of you जी, that जी। we were seeing on field. और मैं ये सोचता हूँ कि 2003 में जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी 50 के स्ट्राइक रेट से खेलने की, मैं वनडे में 200 प्लस के स्ट्राइक रेट पे खेलना शुरू हो गया और T20 जब मैंने पहले शुरू किया था तो 100 का स्ट्राइक रेट सुपर अट्रैक्टिव था। Yes. मैं 140 पे खेल के अपने आप को गिल्टी फील करना शुरू हो गया कि यार आई एम नॉट प्लेइंग वेल। अगर मैंने 140 का स्ट्राइक रेट खेला ना या Right. 130 का तो आई यूज्ड टू थिंक यार हफीज इट्स नॉट यू। हफीज़ भाई, अगर हम आपकी इस पूरी करियर को सम अप करें, क्या ये कहना सही होगा? बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड टुडे अबाउट यू एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन यू, would it be right to say कि you have never been satisfied with yourself? Absolutely. Even today you are reaching for more and you want more from yourself. At this point, अगर आप अपने करियर की बात करें, are you satisfied today with your career? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे कैरियर में कोई ऐसी कमी नहीं रही। सबसे बड़ी जो मेरी अचीवमेंट जो मैंने बात की कि मैंने इस मुल्क के नाम को रोशन किया। No मैंने doubt. डिग्निटी एंड प्राइड के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। No doubt. एंड आई ऑलवेज रेज माई हैंड अप इफ़ आई सॉ एंड आई फील एनीथिंग रॉन्ग गोइंग। मैंने उसके ऊपर खड़ा होकर मैंने बात कर दी है और सुनी गई या नहीं सुनी गई आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ। लेकिन मैंने उसके ऊपर रेज़ की है वो वॉइस, इसके ऊपर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ नथिंग, कोई रिग्रेट नहीं है कैरियर में कि जिसको मैं सोचूं कि यार Yeah. मैं खुश हूँ अपने कैरियर से और खुशी से मैंने इसीलिए रिटायरमेंट ली क्योंकि मुझे लगा दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर ले आऊँ और Right. हमारे यंगस्टर्स और बच्चे जो अभी अगले 10 साल खेल सकते हैं उनको मौका मिले। हफीज़ भाई, it has been an absolute pleasure having you on this podcast. आपके बारे में हम आज बहुत सारा कुछ हमने लर्न किया है that I had no idea about. ज़ाहिर है इंटरनेट पे चीज़ें सामने होती हैं, टीवी पे एक वो बहुत एक फेस बहुत शैलो चीज़ होती है, उसके पीछे जो कहानियाँ होती हैं, जो डेप्थ होती है वो हमें नहीं पता। और आई थिंक हमारे पॉडकास्ट का भी यही पर्पज़ है कि हम अपने जो गेस्ट हैं उनके बारे में वो बातें जानें जो अमूमन आपको ऑनलाइन या खाली उनको देख के टीवी पे नहीं पता लगती। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट पे आए एंड यू शेयर्ड सो मच ऑफ योर लाइफ हफीज़ भाई विद अस। सो फॉर दैट थैंक यू वेरी मच। आपसे हमेशा बात करके और आपके साथ काम करके आई विश कि मुझे और भी मौका मिले टू वर्क विद यू, बट इट हैज़ बिन अ ग्रेट लर्निंग। नहीं, अब आपको मिलेगा क्योंकि अब आप बड़ी हो गई है ना। अब आपने खुद बता दिया कि आपने मैं छोटी पकड़ थी, लिया बात अब मैं बड़ी मेरी। हो गई हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बट थैंक यू सो मच हफीज़ भाई, नहीं, बहुत मज़ा शुक्रिया, आया। बहुत मज़ा आया। और टाइम कैसे गुजरा आप पूछते गए, मैं बताता गया और मैंने जो भी कहा मैंने ऑनेस्ट बिल्कुल, मेरे as always. इनसाइड है जो मैंने आपके साथ शेयर की। Thank you so much and I hope आप लोगों को भी मज़ा आया हो. That's all from Ultra Edge today. We will catch you in the next one. Goodbye.